सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज की इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल्स, राइट। और आर्टिकल्स एक बड़ा कॉमन सा चैप्टर है और इसका हम देखेंगे क्या क्या इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो आर्टिकल चैप्टर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर, राइट। आर्टिकल्स कितने होते हैं और इसके क्या क्या यूजेस बनते हैं फर्दर। तो देखते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि लिखा हुआ है ए एन द। सो हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर, 3 आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश में, राइट। एक ए होता है, एन होता है और द होता है। अभी जो द होता है इसको द बोलते हैं, दी बोलते हैं, इसके पीछे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि दिस इज कॉल्ड द और दी, राइट। तो एक्चुअली होता ये है कि अगर अगला वर्ड, जैसे मैंने बोला द और आगे मैंने लिखा एंड, राइट। तो अगर अगला वर्ड वाउल हो तब तो इसकी प्रोनाउंसिएशन दी होती है, तो उसको फिर दी बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ द और फिर आगे मैं लिख देता हूँ पीपल, राइट। अब पीपल का जो पी है बेटा वो है हमारा कॉन्सोनेंट। सो इफ द नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट देन द प्रोनाउंसिएशन वुड बी द पीपल ऑफ माई कंट्री। इफ द नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्टिंग विद वाउल, जैसे एंड आ रहा है यहाँ पे ई वाउल है, तो फिर हम इसको बोलेंगे दी एंड, राइट। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ए और एन होते हैं ये कौन से आर्टिकल होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, और द आर्टिकल कौन सा होता है। वैसे बड़ा बेसिक चैप्टर है, स्टार्टिंग से 10th लेवल तक बच्चा पढ़ता ही है इसको। तो जैसे आपके सामने ये दो एग्जांपल लिखे हैं, मैंने बोला ही इज अ स्टूडेंट, राइट। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो स्टूडेंट है ये इन जनरल बात हो रही है, ये स्पेसिफिक बात हो रही है। पूरे आर्टिकल चैप्टर में यही बातें आपको ध्यान में देनी है कि हम इन जनरल बात कर रहे हैं या इन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। इन जनरल मतलब क्या, ये जो स्टूडेंट की बात हो रही है ये कोई आम स्टूडेंट है या हम किसी एक खास स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। जब मैंने ऐसे बोला ही इज अ स्टूडेंट, तो आप बोलोगे कि ये वो एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है। तो जैसे और स्टूडेंट है वो भी एक स्टूडेंट है, जैसे और पढ़ाई करते हैं वो भी पढ़ाई करता है, तो इसमें तो खास कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्टूडेंट इन जनरल। मतलब आर्टिकल ए के थ्रू हम यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं कि वो एक स्टूडेंट है। कॉमन नाउन है यहाँ पे हमारा, ये स्टूडेंट हमारा यहाँ कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन से पहले बेटा हमेशा ही आर्टिकल ए को लिखा जाता है। लेकिन इसी बात को जब मैंने सेकंड सेंटेंस में कुछ इस तरह से बोला कि ही इज द स्टूडेंट हु क्रैक्ड द एग्जाम, राइट। तो ही इज द स्टूडेंट हु क्लियर्ड द एग्जाम। तो क्या अब हम यहाँ पे आर्टिकल द के थ्रू जनरल बात कर रहे हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर, अब तो हम किसी खास स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बात हो रही है कि ये वही स्टूडेंट है जिसने पेपर को क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे द आर्टिकल के थ्रू हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। तो जो ए और एन होते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना, जो ए और एन आर्टिकल होते हैं इनको इंडेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इंडेफिनेट बोल सकते हो इनको आप, जो है जनरल बोल सकते हो। और इसका तीसरा नाम एक और भी होता है, इसको अननोन इंफॉर्मेशन भी बोला जाता है। अननोन इंफॉर्मेशन के आर्टिकल होते हैं ए और एन, राइट। जबकि जो हमारा आर्टिकल द होता है इसको आप डेफिनेट बोल सकते हो, डेफिनेट बोल सकते हो। जनरल की जगह हम इसको स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं। स्पेसिफिक मतलब खास बात हो रही है, स्पेसिफिक बोल सकते हो। और आप इसको जो है नोन इंफॉर्मेशन का आर्टिकल भी बोल सकते हो, राइट। अभी जो नोन और अननोन मैं बोल रहा हूँ इससे हम क्या समझ रहे हैं। जैसे देखो छोटी क्लास में हमने स्टोरीज वगैरह पढ़ी है, तो हमने ऐसे सुना है, ऐसे पढ़ा है कि वंस देयर वाज अ किंग। वंस, THE, वंस देयर वाज अ किंग। जब हम ऐसे बोलते हैं वंस देयर वाज अ किंग, तो हम स्टार्टिंग में पहले आर्टिकल ए लगाते हैं, देयर वाज अ किंग। तो हमने पहले अ किंग बोला और फिर हम उसके बाद लिख सकते हैं द किंग वॉज वेरी वाइज। द किंग वॉज वेरी वाइज, राइट। तो ये बेसिकली आर्टिकल द जो है बाद में लिखा जा सकता है, लेकिन इसको आप स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, वॉज वेरी वाइज। तो द का रेफरेंस आप बाद में दे सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में हमने पहले क्या लिखा, अ किंग। तो इसीलिए मतलब जब हमें अननोन इंफॉर्मेशन को शो करना होता है, जब कभी भी आपको इन तीन में से ना, जब कभी भी आपको आर्टिकल लगाना हो, तो आप हमेशा ही पहले ए और एन को पहले लिखोगे और द आर्टिकल को हमेशा ही लेटर ऑन स्टेज में लिखा जाता है। तो मतलब द को कभी आप स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये बोलना चाह रहा है बेसिकली। ठीक है, सो ए और एन डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, जबकि द हमारा हमेशा ही डेफिनेट आर्टिकल होता है। मूव करते हैं फर्दर।
अब इसी कहानी के ऊपर आपके सामने ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं स्टूडेंट्स, आपको इनमें एरर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 आपके सामने बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है आई शेल नेवर फॉरगेट अ गुड डीड यू डिड टू मी व्हेन आई वाज इन क्राइसिस। अब क्राइसिस का मतलब होता है बेटा बैड टाइम, ठीक है, बुरा समय। जैसे बुरा समय आ जाता है कई बार लाइफ में, तो सपोज आपको कुछ प्रॉब्लम में हुआ और आपने किसी अपने फ्रेंड को हेल्प के लिए बोला कि मुझे कुछ हेल्प कर दो, और आपके फ्रेंड ने आपकी हेल्प कर दी, ठीक है। तो डीड होता है बेसिकली एक्शन को बोलते हैं, काम को बोलते हैं। तो आप फिर बाद में स्पीकर ये बोल रहा है कि आई शेल नेवर फॉरगेट, तो क्या यहाँ पे बेटा आ आएगा? क्या हम यहाँ पे किसी जनरल डीड की बात कर रहे हैं? क्या आम बात हो रही है यहाँ पे? तो आप बोलोगे नहीं सर, हम तो यहाँ पे खास डीड की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो एक्शन उस बंदे ने आपके लिए करा वो आपके लिए एक खास बात बन गई, ठीक है। तो आप उस बात को हमेशा याद रखोगे कि आई शेल नेवर फॉरगेट द गुड डीड यू डिड टू मी व्हेन आई वाज इन क्राइसिस, कि जब मैं मुसीबत में था तो तुमने मेरे लिए जो करा उसको मैं कभी भी भुला नहीं पाऊंगा, ये आप बोल रहे हो। सेकंड सेंटेंस आप देख सकते हो, बोला दिस इज अ रेड शर्ट विच आई वॉज लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है तलाश करना, है ना। वैसे तलाश करने के लिए सिंपल भाषा में हम सर्चिंग भी बोल देते हैं, सर्च भी बोल देते हैं, लेकिन लुकिंग फॉर भी लोग आजकल के ट्रेंड में यूज करते हैं। जैसे आप बोलोगे आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ गुड जॉब सिंस जनवरी, कि सिंस जनवरी से मैं एक अच्छी जॉब की तलाश कर रहा हूँ, ठीक है। सो बोल रहा है दिस इज अ रेड शर्ट। सपोज आपके पास बहुत सारे कलर की शर्ट्स हैं, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, व्हाइट है, ब्लैक कलर की शर्ट है। तो ये स्पेसिफाई कर रहा है यहाँ पे कि यही वो रेड शर्ट है जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे आर बनेगी बेटा ए पार्ट में, यहाँ पे आर्टिकल ए की जगह लग जाएगा आपका द। दिस इज द रेड शर्ट विच आई वॉज लुकिंग फॉर, ऐसे बनेगा राइट सेंटेंस, दिस इज द रेड शर्ट विच आई वॉज लुकिंग फॉर। और थर्ड एग्जाम्पल में बोल रहा है, स्टेटमेंट नंबर थर्ड बोली जा रही है, बुक आई रेड लास्ट वीक वॉज एन इंटरेस्टिंग वन। तो इंटरेस्टिंग से के साथ तो एन आर्टिकल लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाउल आ गया, वाउल आ गया तो एन तो लगेगा ही लगेगा। तो ये तो अपनी जगह सही लिखा जा रहा है। तो जो उसने बुक पढ़ी थी पिछले सप्ताह, जो उसने बुक पढ़ी थी वो बोल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मजेदार थी। तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई करना चाह रहा है, लेकिन उसको उसको आर्टिकल द के साथ दे नहीं रहा, तो यहाँ पे आर्टिकल द आ जाएगा स्टार्टिंग में। सो इट शुड बी द बुक आई रेड लास्ट वीक वॉज एन इंटरेस्टिंग वन। तो होता ये है कि ये हिडन मीनिंग होते हैं, हिडन इम्प्लीकेटेड मीनिंग होते हैं, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा पूरे आर्टिकल चैप्टर में, यही बात देखनी पड़ेगी कि क्या हम जो है एक जनरल बात कर रहे हैं। अगर आम बात हो रही है तो आर्टिकल ए और एन का यूज करते चलना है। अगर हम बात स्पेसिफिक कर रहे हैं, जैसे कि इन 3 एग्जाम्पल में ये खास बात कर रहा था लेकिन उसको दे नहीं रहा था बेसिकली, ठीक है, तो आर्टिकल द वहां पे मिस कर रहा था, तो ये आपको वहां पे लिखने पड़ने थे। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं पेपर में, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करके जो है उसको हिट करके आना होता है उस ऑप्शन को, राइट। सो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। अब एक और एग्जांपल से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। बोल रहा ब्रिंग डैश चेयर फ्रॉम डैश रूम। अब आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जो चेयर है बेटा, चेयर है, टेबल है, ठीक है, वॉच है, जो भी चीजें आपके रूम में जहाँ पड़ी होंगी वो सारे कॉमन नाउन है। चेयर को कभी मटेरियल नाउन नहीं बोलना आपने, टेबल कभी मटेरियल नाउन में नहीं जाता, राइट। लेकिन चेयर बनाई आपने लोहे की है, आयरन की है, या वुड की है, लकड़ी की है, वो फिर मटेरियल नाउन में जाएगा। वुड है, आयरन है, कॉटन है, सिल्वर है, वो मटेरियल नाउन होगा। लेकिन जिस चीज ने रूप ले लिया वो जाता है हमारा कॉमन नाउन, राइट। तो चेयर एक यहाँ पे बेटा कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन से पहले मैंने आपको बता दिया आर्टिकल ए लगता है और बाद में आर्टिकल द लिखा जाता है। जैसे आगे जाके हम रीअरेंजमेंट भी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको आपने देखा होगा पैराजम्बल्स में कुछ इस तरह से सवाल आते हैं पेपर में, जिसका एक प्रॉपर क्लास भी रहेगी हमारी। जैसे ए स्टेटमेंट होगी, बी होगी, फिर आपको ऐसे सी दे देगा, फिर आपको आगे ऐसे डी दे देगा। अब सपोज बी वाला सेंटेंस आपका आर्टिकल ए और एन से स्टार्ट करेगा, राइट, और आगे एक नाउन दिया होगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको डी में जो है द आर्टिकल से स्टार्ट करेगा और आगे आपको एक नाउन दिया होगा, और आपको वहां पे पेपर में ऑप्शन दे देगा कि भाई बताओ बी पहले आएगा फिर डी आएगा, या डी पहले आएगा फिर बी आएगा। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जब कभी भी हमें ए एंड द में से आर्टिकल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना हो बेटा, तो हमेशा ही ए एन वाली इंफॉर्मेशन पहले लिखी जाएगी और द वाला आर्टिकल हमेशा ही बाद में रखा जाता है। तो उसका जो राइट आंसर बनेगा बी और डी बनेगा, सेकंड वाला हमारा गलत हो जाएगा, राइट। तो बी एंड डी मतलब आर्टिकल ए पहले लिखा जाएगा। जैसे आप बोलते हो आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला और वो लड़का डॉक्टर था।
तो आप बोलोगे आई मेट अ बॉय कॉमा द बॉय वॉज अ डॉक्टर, द बॉय वॉज अ डॉक्टर, ऐसे बनेगी। आई मेट अ बॉय द बॉय वॉज अ डॉक्टर। तो ये देखो यहाँ पे हमने कॉमन नाउन बॉय के साथ आर्टिकल ए पहले लिखा, फिर हमने द का रेफरेंस दिया। तो यही रूल अप्लाई होता है, कभी भी आर्टिकल द को आप पहले नहीं लिख सकते, ठीक है। पहले हमें जब भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करना हो आर्टिकल, तो इंडेफिनेट इन्फॉर्मेशन पहले लिखी जाती है, और नोन इन्फॉर्मेशन को पहले लिखा जाता है, और नोन इन्फॉर्मेशन हमेशा ही बाद में लिखी जाती है। आगे मूव करते हैं, अब आ जाते हैं हम इनके यूजेस के ऊपर। तो जैसे कि पहले बता दिया, ए और एन बेटा इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, और द हमारा जो है बेसिकली डेफिनेट आर्टिकल होता है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए हम द के थ्रू रेफर करते हैं। तो सबसे पहले हम यूजेस ऑफ एन देख लेते हैं, ठीक है, फिर यूजेस ऑफ ए देखेंगे, फिर यूजेस ऑफ द देखेंगे। तो एन को हम कैसे कैसे यूज करते हैं, आपको पता है इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, देयर आर 26 अल्फाबेट्स, जिसमें 5 क्या होते हैं बेटा, वाउल्स होते हैं, और रेस्ट 21 हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो रूल नंबर 1 में यही बोल रहा है, बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद वाउल साउंड्स like A, E, I, O, U are called vowels and others are called consonants। ये मैंने आपको बात बता दिया कि जो 21 होते हैं उनको consonants बोलते हैं, और 5 हमारे A, E, I, O, U जो होते हैं vowels होते हैं। और vowels and sound से पहले हमेशा ही आर्टिकल एन को लिखा जाता है। हिंदी का जो वाउल साउंड्स होते हैं वो मैं लिख के दे देता हूँ। अ है, ये वाउल में आता है। आ है, ये आपका वाउल में आता है, ठीक है। उसके बाद फिर ई आ जाता है वाउल में, फिर बड़ी ई की मात्रा वाला ई आ जाता है वाउल में, फिर ए वाउल में आ जाता है, फिर एनक वाला एक ए होता है बेसिकली, वो वाउल में आ जाता है, राइट। ये साउंड सबसे ज्यादा मिलेगा आपको वाउल में, ए वाला, एनक वाला। तो जैसे हम बोलते हैं एन एप्पल, एन एग, जैसे हम बोलते हैं एन आउल, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन एरोप्लेन। तो इन सब में ना ये वाला साउंड सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। तो वाउल वर्ड से पहले और वाउल साउंड से पहले हमेशा ही आर्टिकल एन को लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। रूल नंबर सेकंड बोल रहा है बेटा, बोल रहा है बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद साइलेंट एच। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे आप देख सकते हो ये जो वर्ड्स लिखे हैं, एन आवर बोल रहा है, एन ऑनरेबल बोल रहा है, एन ऑनर भी हो सकता है, ठीक है, एन एयर बोल रहा है, एन ऑनेस्ट बोल रहा है। तो इन सारे वर्ड्स में ये जो एच होता है ना, ये बेसिकली समझो है ही नहीं, ये साइलेंट होता है। इसमें कभी भी इन इन वर्ड्स में हम ह साउंड प्रोनाउंशिएट नहीं करते। ह साउंड वाले जो वर्ड्स होते हैं बेटा वो ये होते हैं, जैसे हम हायर बोलते हैं, जैसे हम हेयर बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ह आता है। लेकिन ये जो HEIR लिखा है, इसको आप हेयर नहीं पढ़ोगे, इसको आप एयर पढ़ोगे। एच यहाँ पे साइलेंट होता है। और इस एयर का मीनिंग होता है बेसिकली सक्सेसर। फादर की प्रॉपर्टी का वारिस कौन होता है, ठीक है, फादर की प्रॉपर्टी का वारिस होता है उसका बेटा। तो जब फादर अपनी प्रॉपर्टी को अपने बेटे के नाम पे करता है, तो लीगली एक कोर्ट में ये सर्टिफिकेट बनता है, लीगल एयर सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल चीफ गेस्ट, एन एयर। तो एच फैमिली के वर्ड्स के साथ हमेशा ही आर्टिकल एन को लिखा जाता है। पॉइंट नंबर थर्ड देखिए, बोल रहा है FHLMNRS and X are letters that are not vowels। हम जानते हैं कि ये जो सारे वर्ड्स लिखे हैं FHLMNRS S और X, ये जो वाउल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट्स होते हैं एक्चुअली। लेकिन ये साउंड इनमें जो है बेसिकली वाउल का आता है। जैसे M हैज द साउंड ऑफ M, M मतलब वही ए साउंड आ रहा है, एनक वाला, राइट। तो वाउल साउंड इनको कंसीडर करते हैं। तो कुछ ऐसी बेटा एब्रिविएशन फॉर्म्स होती हैं, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जिनके साथ हमेशा ही आर्टिकल एन को लगाया जाता है। जैसे NMLA, NMBA, NSP, NLLB, NMP, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MBA आप लिख सकते हो, MBA यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। MBA के साथ भी ये लगता है बेटा, MBA के साथ NMBA होता है, NMLA होता है, ठीक है, NSP होता है, NRTO होता है, RTO में आ साउंड आता है। फिर आपका NGO होता है, NGO, ये दो तीन मिसिंग है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, ठीक है, ताकि आपको इनसे पहले पता होना चाहिए कि आर्टिकल एन को लगाया जाता है, राइट। सो ही इज एन MBA स्टूडेंट, ही इज एन SP, ही इज एन RTO, ही इज एन NGO, दिस इज एन NGO, राइट। सो HE स्कूल, NSP है, NLEA स्कूल है, एन एक्सरे, एक्सरे में भी ए साउंड आता है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसी एब्रिविएशंस हैं जो हालांकि कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन इनके साथ आर्टिकल एन लिखा जाता है क्योंकि इनमें साउंड आता है वाउल का बेसिकली। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूजेस ऑफ ए पे आ जाते हैं बेटा। यूजेस ऑफ ए में आप रूल नंबर ए देख सकते हो, बोला इन द सेंस ऑफ वन।
क्योंकि आपको पता है जो ए होता है वो एक ही होता है ना बेसिकली, तो सेंस ऑफ वन के सेंस में भी हम बोलते हैं ए को। पूरा ही कुडंट स्पीक अ वर्ड, ही कुडंट स्पीक अ वर्ड मतलब वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया था टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए, राइट। फिर वन की सेंस में भी लगा देते हैं, अ वन मैन शो, अ 1 रुपी नोट। तो ये आर्टिकल ए के यूजेस बन रहे हैं यहाँ पे। आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है विद यूनिट्स, यूनिट्स के साथ आर्टिकल ए लगाते हैं, रेट के साथ आर्टिकल ए लगाते हैं। जैसे बोल रहा है ही अर्न्स 500 रुपीज अ मंथ, मतलब एक महीने के कमाता है वो, ठीक है। राइस सेल्स एट 10 रुपीज अ किलो, ये रेट की बात आ गई, अ किलो। गिव मी अ मीटर लेंथ ऑफ द क्लोथ, राइट। तो इस सेंस में भी अब आप आर्टिकल ए को यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 हो रहा है इन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। तो आपको ये तो पता ही होगा बेटा कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके साथ हमेशा ही आर्टिकल ए को लिखा जाता है। जैसे हम बोल देते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी का साइन ये होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का, ठीक है। व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी? बिकॉज जब हम कुछ सडन अचानक वाली बातों को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हुर्रे है, ब्रावो है, आउच है, उप्स है, राइट। कोई अच्छी चीज हम देखते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल। जब भी आप ये लिखोगे तो एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना पड़ेगा। फिर जो एलास होता है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, ये सडन एक्सप्रेशन को बताता है, सॉरो को बताता है, दुख को बताता है, हुर्रे हैप्पीनेस को बताता है, ब्रावो एनकरेजमेंट को बताता है। सो बोला व्हाट अ प्रीटी गर्ल, ये जो गर्ल है ये बेसिकली सिंगुलर काउंटेबल है। प्रीटी यहाँ पे एक एडजेक्टिव डाल दिया बीच में, वैसे ये डिटर्मिनर इस नाउन के लिए ही लिखा जा रहा है। फिर बोला हाउ सनी अ डे, तो दिन को हम काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लिखा जाता है आर्टिकल ए को। आगे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6, इंपॉर्टेंट है। बोले व्हेन टू सब्जेक्ट्स, जब दो सब्जेक्ट्स को और आर्टिकल्स को एक यूनिट के तौर पे माना जाता है तो वहां पे भी आर्टिकल ए को लिखा जाता है, ठीक है। जब व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर थॉट ऑफ एज अ सिंगल यूनिट, तो आर्टिकल ए को हमेशा पहले लिखा जाता है बेटा, बाद में कभी नहीं लगाते। जैसे बोला ही वॉज रेडी विद अ कप एंड सॉसर, ठीक है। तो ही वॉज रेडी विद अ कप एंड सॉसर, तो मतलब पहले हमने अ कप तो लिखा, लेकिन क्या सॉसर के पहले हम आर्टिकल ए को लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, राइट। तो बाद में यहाँ पे अगर दिया होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो सेकंड बोल रहा है अ सिगरेट इज मेड ऑफ अ पेपर एंड टोबैको, तो अर्लियर लगता है, बाद में नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखना आपने, राइट। जैसे हम बोलते हैं बेटा द आयरन, हम बोलते हैं द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री। तो इसमें द में भी यही रूल चलता है कि आपको आर्टिकल ए को पहले लिखना होता है, बाद में नहीं लिखा जाता। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बोलेंगे, द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट नंबर उस पे यूजेस ऑफ द पे, द के यूज पे आ जाते हैं बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको सबसे पहले ही क्लियर कर दिया आर्टिकल जब स्टार्ट किया था चैप्टर। व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग ऑलरेडी रेफर्ड टू, तो मतलब जब हम किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं और वो ऑलरेडी उसका रेफरेंस होता है सेंटेंस में। जैसे बोला द बॉय नियर द टैप, मतलब जो नलके के पास, टैप के नजदीक जो लड़का खड़ा है वो मेरा भाई है। सेकंड बोला शी फाउंड अ पर्स, तो देखो यहाँ पे पर्स का रेफरेंस दे रहा है, पहले अ पर्स कॉमन नाउन लगा रहा है, ठीक है। उसको एक पर्स मिला, द पर्स कंटेन्ड अ गोल्डन चेन, उस पर्स के अंदर जो क्या थी बेटा, एक गोल्डन चेन थी, ठीक है। और फिर आगे बोला द गोल्डन चेन इज वेरी प्रेसियस, और वो जो चेन थी, सोने की चेन थी, वो बड़ी कीमती थी, कीमती है। तो शी फाउंड अ पर्स, शी फाउंड अ पर्स, तो पहले आर्टिकल ए का रेफरेंस है, फिर द लगा रहा है, फिर बाद में फिर से द लगा रहा है। तो लेटर ऑन स्टेज में आप जो आर्टिकल द लगा सकते हो जब उसका रेफरेंस पहले गिवन हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ये काफी रूल्स हैं जिसमें मैंने एक ही रूल्स में काफी बातें कवर कर दी हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सो विद नेम्स ऑफ गल्फ्स, गल्फ्स के नाम से पहले, बेज के नाम से पहले, रिवर्स के नेम से पहले, ठीक है, ओशियंस के नेम से पहले, सीज के नेम से पहले, आइसलैंड ग्रुप्स के नेम से पहले, डेजर्ट्स के नेम से पहले और माउंटेन रेंजेस के नेम से पहले हमेशा ये आर्टिकल लग जाता है। तो 4-5 पॉइंट्स एक ही पॉइंट में कवर कर दिए हैं कि गल्फ्स, बेज, रिवर्स, ओशियंस, सीज, आइसलैंड्स, ग्रुप्स, डेजर्ट्स एंड माउंटेन रेंजेस के नाम से पहले आर्टिकल द को लिखा जाता है। जैसे हमने बोला द हिमालयाज, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द पर्शियन गल्फ, द पर्शियन गल्फ, द रेड फोर्ट सी, ठीक है। फिर उसके बाद द रेड सी, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, द ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना। तो आपको पता ही है, जानते ही हैं आपके रिवर्स के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है, द गंगा, द यमुना,
द ब्रह्मपुत्र, है ना, तो ऐसे हम बोलते ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसमें भी 2 पॉइंट कवर कर दिए गए हैं। सेक्रेड बुक्स, जितनी भी धार्मिक किताबें होती हैं बेटा, और रिलीजियस ग्रुप जो धर्म होते हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे द सिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, द हिंदूज लिखा है, द पारसीज लिखा है, द क्रिश्चियंस लिख सकते हो, द आप मुस्लिम्स लिख सकते हो। धर्मों के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है। और धार्मिक किताबें जैसे द बाइबल है, द रामचरितमानस है, द रामायणा है, द गीता है, द कुरान है, द गुरु ग्रंथ साहिब है, वहां पे हम आर्टिकल द को लगाते हैं। ये ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जी, क्वेश्चन बनता है इसके रूल नंबर 4 पे। ठीक है, बोल रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नेम। बेटा जो गाने बजाने वाले जो यंत्र होते हैं उनके नाम से पहले भी आर्टिकल द को लिखना मैंडेटरी होता है, और ये एरर बनता है। जैसे कि ये सेंटेंस यहाँ दे रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग अ पियानो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो बेटा यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए ही हैज बीन प्लेइंग द पियानो, इट शुड बी द पियानो, ही हैज बीन प्लेइंग द पियानो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, जैसे आप द फ्लूट बोल दोगे, द वायलिन बोल दोगे, द तबला बोल दोगे, द ट्रम्पेट, द गिटार, राइट। तो म्यूजिकल जो गाने बजाने वाले जो यंत्र होते हैं उनके नाम से पहले भी आर्टिकल द को लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 हो रहा है द इन्वेंशंस, जितने भी आविष्कार होते हैं, इन्वेंशंस होती हैं, डिस्कवरीज होती हैं, वहां पे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे बोला आई हेट द टेलीफोन, आई हेट द टेलीफोन फॉर इट्स कॉन्स्टेंट रिंगिंग, मतलब लगातार बजता है ये फोन, तो मुझे ये नफरत है इस चीज से। फिर नेक्स्ट वर्ड, द टेलीविजन इज अ गिफ्ट ऑफ साइंस, विज्ञान की तरफ से हमें जो टेलीविजन है, ठीक है, उसका एक मतलब उपहार मिला है ये, तो द टेलीविजन बोल रहा है यहाँ पे क्योंकि वो एक इन्वेंशन है। इन्वेंशन के साथ भी आर्टिकल द को लिखा जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के साथ आर्टिकल द को लिखा जाता है। न्यूज़पेपर्स के नाम के साथ आर्टिकल द को लिखा जाता है। क्लब्स एंड फाउंडेशंस के नेम के साथ भी आर्टिकल द को लिखा जाता है। सो कहीं ना कहीं ए एंड द की जब हम बात करते हैं तो द के यूजेस थोड़े ज्यादा बनते हैं। ठीक है, ए और एन के यूजेस थोड़े थोड़े ही हैं। जैसे बोले द आम आदमी पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द बीजेपी पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी। फिर न्यूज़पेपर्स के नेम से पहले आपको पता होना चाहिए द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू एक न्यूज़पेपर आता है अलग से, राइट। फिर द लायंस क्लब, एक क्लब का नाम दे रहा है यहाँ पे। द फॉर्ड फाउंडेशन, एक ये फाउंडेशन का नेम यहाँ पे दे रहा है, राइट। तो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले यू हैव टू कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन योर माइंड्स कि बेसिकली गल्फ्स के साथ, बेज के साथ, रिवर्स के साथ उनके नाम से पहले मतलब लिखे जाते हैं आर्टिकल। किसी फाउंडेशन का नाम है वहां पे लिखना है, ठीक है, क्लब्स के नेम से पहले लिखना होता है, न्यूज़पेपर्स के नेम से पहले लिखना है, पॉलिटिकल पार्टीज के नेम से पहले लगता है आर्टिकल। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे आ जाते हैं, बोला बिफोर नेम्स ऑफ एन एम्पायर, एम्पायर के नाम से पहले, डायनेसिटी के नाम से पहले, और हिस्टोरिकल इवेंट। अच्छा, हिस्टोरिकल इवेंट का भी ध्यान रखना है और हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स का भी ध्यान रखना है। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स में आ जाते हैं स्टूडेंट जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, वो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है। और हिस्टोरिकल इवेंट में आ जाता है जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है। द अमेरिकन रेवोल्यूशन, विद्रोह हुआ था, तो ये भी एक हिस्टोरिकल इवेंट है। डायनेसिटी, द गुप्ता डायनेसिटी, राइट, द ओल्ड स्टोन एज। तो ये इनके एग्जांपल्स मैंने साथ में रखे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए जब आप इस पीडीएफ को एनालाइज करने, राइट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है विद ऑर्डिनल्स। हमें जो आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है बेटा, ऑर्डिनल्स होते हैं ये वाले, जैसे द फर्स्ट है, द लास्ट है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, एंड सो ऑन। और कार्डिनल्स होते हैं 1 2 3 4 5। तो जैसे आप बोलते हो कि मैं सबसे एंड में जो है क्लास में एंटर हुआ, तो आपको एरर बना के ऐसे देगा, बोलेगा आई वॉज लास्ट हु एंटर्ड द क्लास, जबकि होना क्या चाहिए, आई वॉज द लास्ट, इट शुड बी आई वॉज द लास्ट, आई वॉज द लास्ट हु एंटर्ड द क्लास। ठीक है, तो ये ऐसे सही बनेगा। ठीक है, तो द 10th ब्लॉक, द फर्स्ट, द लास्ट, इसका ध्यान रखना है। अब पॉइंट नंबर 9 बोल रहा है बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन नाउन इज अंडरस्टूड। तो होता क्या है कि जैसे बोल रहा है पुअर वुड फेवर हिम, तो ये जो पुअर है ना, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा एडजेक्टिव है। पुअर है, रिच है, यंग है, ये सारे जो है, जैसे पुअर है, फिर आपका यंग आ जाता है, फिर आपका रिच आ जाता है, फिर आपका ऑनेस्ट आ जाता है। ऑल आर एडजेक्टिव्स बेसिकली, ये एडजेक्टिव हैं सारे। ठीक है, लेकिन इनको जब हमने नाउन बनाना है ना, तो इनके साथ हमें क्लास को रेफर करने के लिए आर्टिकल द को लिखना पड़ता है। पहले द लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे अभी एक रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था पेपर में, यंग आर ऑलवेज चाइडेड बाय द एल्डर्स फॉर देयर मिस्टेक्स।
है ना। तो वहां पे पेपर में यंग दे रहा था, जबकि वहां पे होना चाहिए था द यंग। क्योंकि जब हम एक नौजवान की बात नहीं कर रहे, हम सारे नौजवानों को बोल रहे हैं कि जो सारे नौजवान होते हैं उनको उनके एल्डर्स के द्वारा चाइल्ड होता है डांटना, डांटा जाता है उनकी गलतियों के लिए। सो द यंग आर चाइल्डेड बाय द एल्डर्स फॉर देयर मिस्टेक्स होना चाहिए, ना कि यंग आर चाइल्डेड होगा, राइट। जैसे यहाँ पे पुअर के साथ द लगा के इसको नाउन बना दिया, ठीक है। जब इस एडजेक्टिव के साथ आप द लिखते हो ना, तो फिर ये एक क्लास रेफर होती है, और क्लास को रेफर करने के लिए हमें आर्टिकल द को लिखना पड़ता है। जैसे वी मस्ट नॉट शन, शन का मतलब होता है बेटा अवॉइड करना, इग्नोर करना, ठीक है। हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए इसको, डिसेबल्ड को। डिसेबल्ड आर दोज पीपल हु आर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, उनको डिसेबल्ड बोलते हैं, कि जो जिनकी लेग्स नहीं होती, बाजू नहीं होती, मतलब फिजिकली कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, कुछ दान वगैरह दे देना चाहिए, जो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है, तो एडजेक्टिव को जब आप नाउन बनाते हो, ठीक है, तो क्लास रेफर होती है। जैसे मैं बोलता हूँ रिच आर नेवर हैप्पी, सपोज ये सेंटेंस आ जाए पेपर में ऐसे, रिच आर नेवर हैप्पी, तो क्या ये वाक्य सही होगा? अब आपको देखना है कि रिच के बाद देखो क्या वर्ब लगा रहा है, आर लगा रहा है। इसका मतलब आर लगा रहा है तो एक रिच को तो नहीं बोला जा रहा है, सारे अमीरों की बात कर रहा है, कि जो अमीर लोग होते हैं उनको जो है वो कभी खुश नहीं होते। तो यहाँ पे आर्टिकल द से हम उसकी क्लास को रेफर कर देंगे, सही बनेगा द रिच आर नेवर हैप्पी। तो ये आर्टिकल द का ध्यान रखना, आपने मिसिंग होता है पेपर में, ठीक है। जैसे मैं लूंगा रिच हेल्प द पुअर, ये गलत है, हमें बोलना चाहिए द रिच शुड हेल्प द पुअर, मीन्स ऑल द रिच पीपल शुड हेल्प ऑल द पुअर पीपल इन जनरल, ये बोलना चाह रहे हैं। अब यूजेस ऑफ द पे ना तो कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी हैं बेटा, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, फिर इसके क्वेश्चंस करके हमें इस चैप्टर को डन कर देना है, राइट। तो बोल रहा है पहला पॉइंट बोल रहा है बिफोर डायरेक्शंस नेम। अच्छा, डायरेक्शंस के जो नाम होते हैं, जैसे द नॉर्थ है, द साउथ है, द ईस्ट है, द वेस्ट है, बिल्कुल इनके साथ आर्टिकल द को लिखा जाता है। इसमें 100% कोई भी ऐतराज नहीं है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल बोल रहे हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ, यहाँ पे बिल्कुल सही लगा रहा है ये, ठीक है। द को लिख रहा है तो ये इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, दोनों सेंटेंस सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट क्या हमेशा होता है ऐसा? तो हमेशा नहीं होता बेटा, इस पे एक्सेप्शन भी है, ध्यान रखना आपने। बोल रहा है इफ डायरेक्शंस आर नॉट प्रेसिडेड बाय एनी prepositions, अगर डायरेक्शंस के नाम से पहले कोई भी preposition प्रोसीड ना हो, तो फिर इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते, देन वी डोंट यूज एनी आर्टिकल्स बिफोर डायरेक्शंस नेम। जैसे एग्जांपल देख सकते हो आप, ये सेंटेंस बोल रहा है हिज हाउस फेसेस डैश नॉर्थ, कि उसका जो घर है, उसका जो फ्रंट है, उसका जो फेस है, वो नॉर्थ की तरफ है। अब पिछले सेंटेंस में देखो, यहाँ पे इन आ रहा है, इन आ रही preposition प्रोसीड हो रही है तो द लग रहा है, यहाँ पे फ्रॉम preposition प्रोसीड हो रही है तो द लग रहा है, लेकिन क्या इस सेंटेंस में कोई preposition प्रोसीड हो रही है? अब ये पेपर में ऑप्शन आपको दिया हो, ए आ जाए, एन दिया हो, फिर आपको द दिया हो, और एक ऑप्शन दिया हो बेटा आपको नो आर्टिकल। अब ध्यान रखना, नो आर्टिकल वाली ऑप्शन भी आती है एग्जाम में, राइट। तो आपको पेपर में नो आर्टिकल भर के आना है इसमें, मतलब इसका आंसर नो आर्टिकल होगा, हिज हाउस फेसेस नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पे preposition प्रोसीड नहीं हो रही है। अगर वाक्य में preposition प्रोसीड नहीं होगी तो फिर आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, अगर preposition प्रोसीड होती है तो आर्टिकल लिखते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट बोलते हैं। आगे मूव करते हैं। अब आ जाता है हमारा डिग्रीज का कॉन्सेप्ट। एडजेक्टिव्स के अंदर डिग्रीज पढ़ाई थी आपको। सो हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर? सभी बच्चे जानते हैं कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं। पहली हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, और पॉजिटिव डिग्री को हम तब लिखते हैं जब हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करते, नो कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सेकंड होती है, इसको हम तब लिखते हैं जब हमें दो इंडिविजुअल का कंपैरिजन करना होता है। और थर्ड हमारी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है, इसको हम तब यूज करते हैं बेटा जब हम मोर देन टू का कंपैरिजन करते हैं, जब हम दो से ज्यादा की तुलना करते हैं, मोर देन टू। तो सभी बच्चे जानते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो थर्ड डिग्री होती है सुपरलेटिव, इसके साथ हमेशा ही आर्टिकल द को लिखा जाता है ना। जैसे हम बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, पहला सेंटेंस बोल रहा है सुनील इज द बेस्ट बॉय। तो अगर पेपर में ऐसे दिया हो सुनील इज अ बेस्ट बॉय, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है अकबर इज द ग्रेटेस्ट किंग, तो ये बिल्कुल सही है, ये सारे जो राजा थे उसमें अकबर सबसे महान राजा थे। सो अकबर इज द ग्रेटेस्ट किंग, राइट। तो द ग्रेटेस्ट, द वाइजेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द नियरेस्ट, द फारदेस्ट, ऐसे बोलते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो आर्टिकल द लगता है, एवरीबडी नोज दिस। लेकिन क्या कभी कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द लगता है?
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है। हमें लगता है, नॉर्मली स्टूडेंट्स को लगता है कि सर 3 डिग्रीज होती हैं और तीसरी डिग्री के साथ ही आर्टिकल द को लिखा जाता है। बट बेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कुछ आपको नया भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर वो नहीं पूछता पेपर में जो आएगा, जो आपको आता है, वो वो सवाल डालेगा जो आप जिनसे अनजान हो। तो कंपैरेटिव डिग्री की भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आप इसके साथ आर्टिकल द लिख सकते हो, और पॉजिटिव डिग्री की भी एक सिचुएशन होती है जहां पे आप इसके साथ आर्टिकल द लिख सकते हो। वो सिचुएशन हमें जाननी है। तो कंपैरेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या कई टीचर इसको कुछ इस तरह से भी पढ़ा देते हैं कि when two changes happen together in the same sentence then we use comparative degree of adjectives along with article the। जब एक वाक्य में दो बदलाव होते हैं, दो चेंजेस आते हैं, तो फिर वहां पे कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल द लेती है। कैसे? एग्जांपल से समझ लीजिए। 4 एग्जांपल लिखे हैं, पहला लिखा है, दूसरा लिखा है, थर्ड लिखा है, 3 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। You can read these 3 statements। बोला हायर यू गो द कूलर यू फील। अब हायर एक डिग्री है कंपैरेटिव, और कूलर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है बेटा, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्रीज लगाई जा रही हैं। दूसरे वाक्य में ग्रेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, हायर एक कंपैरेटिव डिग्री है। थर्ड में आप देख सकते हो मच की कंपैरेटिव, अभी आपको क्या बताई, मच और मैनी की कंपैरेटिव क्या होती है, मोर। सुपरलेटिव क्या होती है बेटा, मोस्ट होती है। तो थर्ड एग्जाम्पल में आप देख सकते हो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लिख रहा है हमारी मोर, लेटर ऑन स्टेज में भी और अर्लियर स्टेज में भी। तो पहला वाक्य बोल रहा है कि जितना तुम ऊपर जाओगे उतना तुम ठंड को फील करोगे, इंक्रीज दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पे तो आर्टिकल द लगा रहा है, लेकिन क्या स्टार्टिंग में लगा रहा है? तो आप बोलोगे सर नहीं स्टार्टिंग में नहीं लग रहा, तो ये एरर है बेटा, यहाँ पे द है। सो इट शुड बी द हायर यू गो द कूलर यू फील। अब कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट होंगे तो ये लाइन आपने हमेशा पढ़ी होगी, कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने पढ़ा होता है कि जितनी डिमांड बढ़ती है उतनी ही कीमत बढ़ती है। जैसे कोरोना फैला था तो आपको पता है राशन कितना महंगा हो गया था, है ना, तो उसकी डिमांड बढ़ गई थी उस टाइम। राशन इसलिए कॉस्टली हो गया था क्योंकि डिमांड बढ़ गई ना, तो जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। सो द ग्रेटर द डिमांड, अब क्या कर रहा है, अब पहले स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में तो आर्टिकल द दे रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे बाद में द दे रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर बाद में नहीं आ रहा, तो बाद वाला पार्ट गलत हुआ। तो ये एग्जामिनर की मर्जी है, पेपर सेटर की मर्जी होती है कि वो आर्टिकल द कहां पे मिस करेगा, स्टार्टिंग में करेगा या लेटर ऑन स्टेज में करेगा। तो दोनों ही डिग्रीज के साथ आर्टिकल द लिखा जाता है। ये एक ऐसा फंडा है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टेंस यू गो, यू फील, टेंस इंडेफिनेट लग रहा है, डिग्री सेम आ रही है कंपैरेटिव, और आर्टिकल द भी सेम दोनों जगह लग रहा है। हर चीज सेम होती है इस रूल में, हर चीज सेम रखी जाती है इस रूल में, ध्यान रखना। टेंस सेम लिखा जाएगा, डिग्री सेम लिखी जाएगी, आर्टिकल द भी लिखा जाएगा, राइट। तो तीसरा वाक्य में, थर्ड सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। द मोर वी गेट द मोर वी वॉन्ट, इंक्रीज दिखा रहा है। मैं आपको बोलता हूं जितना तुम ज्यादा पढ़ोगे उतना तुम ज्यादा सीखोगे। सो द मोर यू रीड द मोर यू गेन, इंक्रीज दिखा रहा हूं। जितना तुम कम पढ़ोगे उतना तुम कम सीखोगे, डिक्रीज दिखा रहा हूं। द लेस यू रीड द लेस यू गेन, जितना तुम पसीना बहाओगे उतना तुम ज्यादा चमकोगे, कहावत है ये। द मोर यू स्वेट द मोर यू शाइन, ठीक है, जितनी तुम रनिंग करोगे, जिम जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, नेचुरली पसीना बहाओगे, तो आपकी बॉडी ज्यादा शाइन करेगी, ग्लो करेगी। तो ये भी एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, द मोर यू स्वेट द मोर यू शाइन, राइट। तो थर्ड हमारा हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब एक दो एक्सेप्शनल केस हैं और इसके क्वेश्चंस करके हमने इसको कर देना कंप्लीट। तो बोला यूजेस ऑफ आर्टिकल ए। तो कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं बेटा जिनके मिडल में आर्टिकल ए को लिखा जाता है, जैसे आपने बोला पिछले कल मैं जल्दी में था तो इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल सका, राइट। तो क्या हम ऐसे बोलेंगे यस्टरडे आई वॉज इन हरी? तो इन हरी नहीं होता बेटा, इट शुड बी इन अ हरी। यस्टरडे आई वॉज इन अ हरी। तो ये कुछ फ्रेजेस होती हैं जिनके मिडल में आर्टिकल ए को रिमूव करता देता नहीं है एग्जामिनर। आपका नॉलेज चेक करेगा, क्या आप जानते हो इन हरी नहीं होता, इन अ हरी होता है। ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। बोला इन अ हरी, इसका मतलब होता है बेटा जल्दी में होना। इन अ नटशेल, इसका मतलब होता है बेटा शॉर्ट में बोलना, ठीक है। आप जल्दी में हो, आपकी फ्रेंड आपको कुछ समझाना चाहती है तो आप बोलोगे यार मैं जल्दी में हूँ, मुझे जो भी बताना है इन अ नटशेल बोल दो। तो से समथिंग इन अ नटशेल आई एम इन अ हरी, से समथिंग इन अ नटशेल आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। फिर नेक्स्ट आप बोल रहे हो इन अ जीफी। इन अ जीफी होता है बेटा, अच्छी फ्रेज है ये भी, इन अ जीफी। इसका मतलब होता है जल्दी से, वेरी क्विकली, वेरी सून, बहुत जल्दी। जैसे आपने अपने फ्रेंड को बोला भाई तुम 1 मिनट यहाँ पे रुकना, मैं बस आ गई वापस। सो आई विल बी बैक इन अ जीफी, आई विल बी बैक इन अ जीफी।
नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, इन अफिक्स, काफी ट्रिब्यून में आती है इन अफिक्स। इन अफिक्स का मतलब होता है बेटा इन डायलेमा, डायलेमा होता है दुविधा, दुविधा में होना, परेशानी में होना, कंफ्यूजन में होना। आजकल वो दुविधा में है, क्या करें कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा बंदे को। सो नाउ अ डेज ही इज इन अ फिक्स, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कि क्या करूं कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। टेल अ लाई, टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, बड़ी कॉमन सी फ्रेज है। मेक अ नॉइज, टीचर क्लास में आया और बच्चों ने बहुत शोर कर रखा है, बहुत शोर मचा रखा है, तो टीचर क्या बोलते हैं, डोंट मेक अ नॉइज, तो वहां पे भी आर्टिकल ए लगता है। अच्छा एक इसमें मिसिंग है, मैं लिख देता हूं, गोइंग फॉर वॉक नहीं होता बेटा, हमेशा ध्यान रखना, इट शुड बी गोइंग फॉर अ वॉक, गोइंग फॉर अ वॉक होता है, ठीक है, ही इज गोइंग फॉर अ वॉक, गोइंग फॉर वॉक नहीं होता, फॉर अ वॉक होता है। तो ये ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके मिडल में आर्टिकल ये लग रहा है। आगे भी देख सकते हो, इन अ सूप, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछा गया, एटीसी में भी आई है। इन ट्रबल, राइट, टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट, कुछ दाल में कुछ काला होना, समथिंग, कुछ जब हम गड़बड़ लगती है, घोटाला लगता है, इसको वैसे फिशी भी बोलते हैं, देर इज समथिंग फिशी, देर इज समथिंग ब्लैक एट द बॉटम, दाल में कुछ काला है, देर इज समथिंग फिशी, फिश स्माइल दे रहा है बंदा, मतलब कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, कुछ घोटाला लग रहा है। तो स्मेल अ रैट, कुछ गड़बड़ होती है। टू टर्न अ न्यू लीफ, लीफ होता है बेटा पत्तियां, नई पत्तियां उगना, नई शुरुआत करना, टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, राइट, देयर वी यूज टू टर्न अ न्यू लीफ। नेक्स्ट, कट अ सॉरी फिगर, ये भी बड़ी अच्छी फ्रेज है, कट अ सॉरी फिगर। इसका मीनिंग होता है बेटा, जैसे आपका ना कई जगह इंप्रेशन खराब हो जाता है इंसान का, भाई आप कहीं पार्टी दे रहे हो, आपने देखा आपके पास पर्स ही नहीं है, बाद में खाना पीना खा लिया आपने, तो वहां पे आपका इंप्रेशन डाउन हो गया, तो पुअर शो भी बोल देते हैं इसको, और इसको टू क्रिएट बैड इंप्रेशन भी बोला जाता है। इट इज अ पिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, विद इन 100 यार्ड्स, 100 गज की दूरी, ये दूरी वाला केस है। जैसे आप बोलोगे माई स्कूल इज विद इन 100 यार्ड्स फ्रॉम माई हाउस, कि मेरा स्कूल जो है 100 गज की दूरी पे है मेरे घर से, ठीक है जी। अब ये कुछ ऐसी फ्रेजेस भी होती हैं बेटा, फ्रेजल वर्ब्स विच डू नॉट टेक एनी आर्टिकल विद देम, कुछ ऐसी होती है जिनका आर्टिकल द लगता नहीं, आर्टिकल लगता नहीं है, लेकिन वो पेपर में दे देता है। जैसे बोला टू लूज हर्ट, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। टू गिव ईयर, तो आपको यहाँ पे एन दे देगा अगर एर देना उसमें, टू गिव एन ईयर, तो ये गलत होता है। और टू गिव ईयर का मतलब कान लगा के सुनना, मतलब अटेंशन देना, ध्यान देना। एट लास्ट, बाय मिस्टेक होता है, बाय अ मिस्टेक कभी नहीं होता, रिमेंबर। सेट ऑन फायर, द हाउस वॉज सेट ऑन फायर, घर को आग लग गई मतलब, तो सेट ऑन द फायर नहीं होगा। एट होम होता है, इन डेंजर होता है, इन ट्रबल होता है। ये ऐसी फ्रेजेस हैं जिनके मिडल में कभी भी आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हो, पूरा ही हैड टू कट सॉरी फिगर व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड नो मनी इन हिज वॉलेट, तो उसको उसको उसका इंप्रेशन डाउन हो गया था जब उसको ये रियलाइज हुआ कि उसके वॉलेट में पैसा नहीं है। सो ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर होना चाहिए यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ कट सॉरी फिगर इट शुड बी कट अ सॉरी फिगर। ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड नो मनी इन हिज वॉलेट, राइट। नेक्स्ट सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है माय फ्रेंड हेल्प्ड मी अ लॉट व्हेन आई वाज इन सूप, तो क्या बेटा यहाँ पे इन सूप होगा। तो आप एकदम से जब आप कॉन्सेप्ट जान गए हैं तो चीजों को, एरर को पकड़ना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आपका एरर बनेगा बी पार्ट में, इंस्टेड ऑफ इन सूप इट शुड बी इन अ सूप होना चाहिए, ठीक है, तो इट शुड बी इन अ सूप। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बोला इट वॉज बाय अ मिस्टेक, तो क्या मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया, क्या हम यहाँ पे बाय अ मिस्टेक लिखेंगे बेटा, ठीक है। कुछ ऐसी बातें होती है, अगर आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे हो तो आप वैसे भी पकड़ सकते हो इनको, इन एरर्स को, तो इसमें बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। सो इट वॉज बाय अ मिस्टेक नहीं होगा, इट शुड बी एरर इज इन बी पार्ट, इट शुड बी इट वॉज बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक होता है, इन डेंजर होता है, इन ट्रबल होता है, सेट ऑन फायर होता है, टू गिव ईयर होता है। ये आपको वैसे याद करनी है कि इनके बीच में आर्टिकल नहीं लगाते हैं। फोर्थ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है इट इज सेड, ऐसा कहा गया है, ये कहावत है बेटा, कि जो हाथी होते हैं वो बाय नेचर विंडिक्टिव होते हैं। विंडिक्टिव का मीनिंग होता है बेसिकली रिवेंजफुल, बदला लेने की भावना को बोलते हैं बेसिकली विंडिक्टिव, ठीक है। कि ऐसा कहा गया है कि जो हाथी होते हैं बाय नेचर क्या होते हैं, विंडिक्टिव होते हैं, और अपने दुश्मन को कभी भी नहीं भूलते हैं। तो क्या हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर हाथी की बात कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास एक हाथी है, तब तो आप ऐसे बोलोगे स्टूडेंट्स आई हैव एन एलिफेंट, तब तो एन लिखना पड़ेगा, तब तो एन आएगा, आई हैव एन एलिफेंट, क्योंकि आप एक की बात कर रहे हो, वाउल है, वाउल के साथ एन आता है। लेकिन बेटा जब भी हम क्लास को रेफर करते हैं, ठीक है, जब भी हम क्लास को रेफर करते हैं, फिर आर्टिकल एन नहीं लगता, चाहे आगे वाउल क्यों ना हो, फिर लगाते हैं बेटा द, फिर लगाते हैं दी।
So it is said that the elephant is vindictive by nature and never forgets its enemy, right? तो ये ध्यान रखना है, क्लास को रेफर करते हुए बाउल वर्ड भी आएगा तो भी आपको द ही लिखना है राइट? हम एक की बात नहीं कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद कुछ और पॉइंट है आगे, ये देख लीजिए, बोला बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अच्छा, कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं बेटा दैट एक्सप्रेसेस क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और एक्शंस। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसीज, इससे पहले द लग जाता है, ठीक है? क्या यहाँ पे द लगेगा? ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले क्या द लगेगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द नहीं आता। ठीक है, ये है ओमिशन का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे द देता है ओ एरर में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाते, द वर्चू नहीं हो सकता। ठीक है, हम बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो क्या कभी हमने ऐसे बोला द ऑनेस्टी? तो आप बोलोगे नहीं से, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, द ऑनेस्टी नहीं होता। ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखा जाएगा। उससे उसके बाद आ जाइए आप थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट बोल रहा है बिफोर डिजीजेज नेम, बीमारियों के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते। ही डाइड ऑफ द कैंसर, गलत है। ठीक है, ये ओमिशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि कहां पे आर्टिकल नहीं लिखा जाता। तो कुछ ऐसी स्टेजेस भी आती हैं जहां पे आर्टिकल का ओमिशन होता है, इसको ओमिट किया जाता है, मतलब इसकी जरूरत नहीं होती लेकिन पेपर में एग्जामिनर दे देता है। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ही डाइड ऑफ कैंसर होता है, ही डाइड ऑफ द कैंसर नहीं होता। बीमारियों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते। फिर बोल रहा है भाषाओं के नाम से पहले, बिफोर लैंग्वेजेस नेम, भाषाओं के नाम से पहले भी आर्टिकल नहीं लगाते स्टूडेंट्स, ध्यान रखना आपने, लैंग्वेज के नाम के साथ नहीं लगाते। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, अब ये मत सोचना कि यहाँ पे द इंग्लिश लग रहा है तो ये बाद वाला सही हो जाएगा, पहला पहले तो दे नहीं रहा। ये द इंग्लिश एक्चुअली यहाँ पे सिटीजन को बोल रहा है, ये बोल रहा है सिटीजन को, राइट? तो सिटीजन्स के साथ आप द लगा सकते हो लेकिन भाषा के लिए आप आर्टिकल द नहीं लगा सकते, कहावत है, ये ध्यान रखना। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सिटीजन्स के साथ आर्टिकल द को लिखा जाता है, लैंग्वेज से पहले कभी भी आर्टिकल द नहीं लिखा जाता। हिंदी इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, राइट? चाइनीज इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज टू स्पीक फॉर दोज हु हैव नेवर बीन टू चाइना। सो क्या आप वहां पे द चाइनीज बोलोगे? तो आप बोलोगे नहीं सर, द चाइनीज नहीं होगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। आगे आ जाते हैं बेटा, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना यहाँ पे, व्हेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इंस्टेड ऑफ, ठीक है, क्वालिफाइज एक्सप्रेशन पर्सन और थिंग्स पोजेसिंग सच क्वालिटीज और एक्सप्रेस क्वालिटीज और डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स, दे आर प्रीसीडेड बाय आर्टिकल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रूल आप ना समझने में दिक्कत होगी। तो ये बोल रहा है वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जो है आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे हमने बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि क्वालिटीज को पोजेस करने की बात करता है। जैसे बोल रहा है शी पोजेसेस द कनिंगनेस ऑफ अ फॉक्स। ठीक है, हेयर कनिंगनेस रेफर्स द क्वालिटी ऑफ अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट दैट इज फॉक्स। तो मतलब एक डेफिनेट क्वालिटी की बात कर रहा है, जब डेफिनेट क्वालिटी की बात कर रहा है तो द कनिंगनेस यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ही हैज द डेडिकेशन ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट। ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर आप इसके थोड़े से आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, आर्टिकल की एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर ये हमारा चैप्टर डन हो जाएगा। मोस्टली मैंने आपको उसके केसेस बता दिए, ओमिशन के कॉन्सेप्ट भी बता दिए कि बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल द नहीं लगाते, लैंग्वेज भाषा के नाम से पहले आर्टिकल द नहीं लगाते, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल द नहीं लगाते। तो ये 3-4 सिचुएशंस हैं जहां पे आर्टिकल द नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है बेटा, आई मेट, व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक। तो कभी भी द कपल ऑफ डेज बैक नहीं होता, इट शुड बी अ कपल ऑफ डेज बैक। A couple of days back he was writing a new book. So when I met him a couple of days back he was writing a new book would be the right answer. सेकंड पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री लिखी जाएगी? क्या इससे पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा? तो ऐसे एरर भी आपने पकड़ने होती है, आ जाता है कई बार, मतलब देखा जाता है कि एग्जामिनर का ये भी फेवरेट होता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द को मिस कर देता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, बोल रहा है एवरी मॉर्निंग, थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन ईस्ट। अब यहाँ पे तो प्रेपोजिशन बेटा प्रोसीड हो रही है, जब प्रेपोजिशन प्रोसीड हो रही है तो इसके साथ तो आर्टिकल द लगना चाहिए, है ना? एक्सेप्शन तो आपको वो बताई मैंने कि जब प्रेपोजिशन प्रोसीड ना हो तो फिर डायरेक्शंस के आर्टिकल द नहीं लिखते, लेकिन इन द इज तो यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाते हैं, बोला द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू, द ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू। अब ऑनेस्टी यहाँ पे बेटा कौन सा नाउन है? ऑनेस्टी कौन सा नाउन बना हमारा यहाँ पे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ मैंने आपको बता दिया कभी भी आर्टिकल द हम नहीं लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी कोई आर्टिकल
नहीं लिखा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो द को यहां से रिमूव कर दीजिए। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपने। राइट, बोल रहा है ही वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न। अच्छा, ये जो लंच होते हैं बेटा, लंच है, डिनर है, जो मील वाली बात होती है ना, मील्स के साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते, ये ध्यान रखना, मील्स के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। सो ही वेंट फॉर द लंच नहीं आएगा, हम किसी स्पेसिफिक लंच की बात नहीं कर रहे, एक जनरल रूटीन की बात कर रहा है। ही वेंट फॉर लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न। भाई डेली भी 1 बजे जाता होगा लंच करने, तो आज भी चला गया, तो द लंच से पहले द क्यों आएगा। लेकिन जब आप खास बात कर रहे हो, मान लो आप पार्टी दे रहे हो अपने, आपका बर्थडे है और आप पार्टी दे रहे हो किसी अच्छे होटल में, राइट, तो फिर वहां पे आ सकता है कि टुडे वी हैव द लंच एट द ताज होटल, टुडे वी हैव द लंच एट द ताज होटल, ठीक है, ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। तो फिर वो स्पेसिफिक बात कर रहा है, पूरी बात वही है, जनरल बात हो रही है, खास बात हो रही है, आम बात हो रही है, आम बात हो रही है तो आर्टिकल ए एन का ध्यान रखना है, खास बात हो रही है तो आर्टिकल द लिखते चलोगे, ठीक है। ये एक जनरल बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए द नहीं आएगा। आगे आ जाते हैं, ये अगला कॉन्सेप्ट है फिर, ठीक है। जैसे देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका ऐसे है, जैसे मैंने बोला आई वेंट टू द हॉस्पिटल, एक सेंटेंस मैंने बोला आई वेंट टू द हॉस्पिटल, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई एडमिटेड फ्रेंड। अब आप मुझे बताओ, हॉस्पिटल हम जाने के लिए हमारे पर्पस कितने होते हैं। क्या सभी, पूरी दुनिया हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं। यहां तो बोल रहा है बंदा, स्पीकर बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैं हॉस्पिटल गया, किसके लिए गया, हॉस्पिटल किस लिए जाते हैं लोग, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई वेंट टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। चलो मैं यहाँ ट्रीटमेंट भी लिख देता हूँ, ठीक है, आपको ट्रीटमेंट का रेफरेंस भी दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैंने पहले में लिख दिया आई वेंट टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। तो हॉस्पिटल में यहाँ रेफरेंस दे रहा है कि वो हॉस्पिटल किस लिए गया बंदा। तो पहले वाक्य में प्राइमरी पर्पस की बात हो रही है बेटा, प्राइमरी पर्पस इसको बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऐसे था, एग्जांपल नहीं है इसमें दिए हो तो मैंने लिख दिए। सो जब आप बोलते हो आई वेंट टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, तो हॉस्पिटल इंसान किस लिए जाता है, ट्रीटमेंट के लिए जाता है। तो ये प्राइमरी पर्पज हुआ, सेकेंडरी पर्पज हुआ, प्राइमरी पर्पज हुआ ना। हॉस्पिटल सरकार ने किस लिए बनाया है, ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। तो जब आप प्राइमरी पर्पस की बात करते हो, फिर चाहे स्कूल हो, फिर चाहे टेम्पल हो, फिर चाहे चर्च हो, फिर जेल हो, बेड हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, आर्टिकल द को नहीं लिखा जाता। आर्टिकल द वहां पे नहीं लगाते, तो पहले वाक्य में द नहीं आएगा। तो आप सीधा बोलोगे आई वेंट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, आई वेंट टू रेलवे स्टेशन, आई वेंट टू स्कूल, चिल्ड्रन गो टू स्कूल। तो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बच्चे स्कूल किस लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। भैया आप बोलते हो आई वेंट टू टेम्पल डेली, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, तो मंदिर इंसान किस लिए जाता है, पूजा करने के लिए जाता है ना। आप बोलते हो मैं गुरुद्वारे डेली जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ प्रे करने के लिए हर संडे को। तो चर्च में आप जब जाते हो आई वेंट टू द चर्च नहीं बोलोगे, टू द चर्च नहीं आएगा वहां पे, क्योंकि ये प्राइमरी पर्पज है। लेकिन हम हॉस्पिटल बेटा हमेशा ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते, हॉस्पिटल हम इसलिए भी जाते हैं समटाइम्स कि हमारा कोई रिश्तेदार एडमिट है, उसको देखने चले गए आप, ठीक है, तो वो सेकेंडरी पर्पज में जाएगा। तो जब भी आप सेंटेंस में सेकेंडरी पर्पज की बात करते हो, कि जैसे आप रेलवे स्टेशन गए अपने किसी फ्रेंड को रिसीव करने, आप ट्रेन पकड़ने नहीं जा रहे, आप अपने फ्रेंड को रिसीव करने जा रहे हो, तो आप उसको लाने जा रहे हो, रिसीव करने जा रहे हो, तो फिर वो सेकेंडरी पर्पज है। वो जब सेकेंडरी पर्पज की बात होती है तो आर्टिकल द लिखा जाता है, ठीक है। आप बोलते हो मैं डेली सोने जाता हूं रात को 9 बजे, आई वेंट टू द बेड एट 9 PM, तो ये गलत है क्योंकि आपने द लगा दिया। बेड पे इंसान किस लिए जाता है, सोने ही जाता है। तो जब आप हॉस्पिटल जाते हो, स्कूल जाते हो, टेम्पल जाते हो, चर्च जाते हो, रेलवे स्टेशन जाते हो, एयरपोर्ट जाते हो, बस स्टैंड जाते हो, ठीक है, जेल जाते हो, ठीक है, किस लिए, प्राइमरी पर्पज के लिए। जेल किस लिए बनी है, सजा काटने के लिए। लेकिन कई लोग, तो भाई हमारा कोई बंदा मान लो जेल में है या कोई रिलेटिव जेल होगी किसी को, तो हम उससे मिलने चले गए वहां पे उससे जेल से, तो वो सेकेंडरी पर्पज है। लेकिन जो सजा भुगत रहा है वो प्राइमरी पर्पज है। तो प्राइमरी पर्पज में आर्टिकल द नहीं लिखा जाता है, सेकेंडरी पर्पज में आर्टिकल द को लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक, आगे आ जाता हूँ। इस क्वेश्चन पे बोल रहा है मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया डोंट नो द हिंदी, अभी बताया आपको जस्ट। लैंग्वेज से पहले आर्टिकल द नहीं लिखा जाता है, तो ये ध्यान रखना है, द को यहां से हटा दीजिए।
7 पे आ जाइए बेटा। 7 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। पूरा ही लीड्स अ वेरी लग्जरियस लाइफ सो ही गोज टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया बाय अ कार। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ बेटा कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते, सीधा बोलते हैं हम बाय कार। बाय कार होता है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ ए बी सी, ये बनेगा एरर हमारा यहाँ पे सी पार्ट में, यहाँ पे ए को हटा दीजिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ आर्टिकल नहीं लगाते, आप सीधा बोलोगे बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन। लेकिन अगर आपको आर्टिकल ए लगाना है, अगर आपको इसको लिखना ही है, इसको लिखना चाहते हो आप, ए अ कार बोलना चाहते हो, तो फिर इन लगाओ, इन अ कार, राइट। अगर आप बाय लगा रहे हो तो आप डायरेक्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेंशन करो, लेकिन अगर आपको आर्टिकल ए को लिखना है तो इन एन एरोप्लेन होता है, बाय एन एरोप्लेन फिर नहीं होता, फिर प्रपोजिशन ही बदल दो आप, राइट, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है देयर वाज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड शी गिव इट टू हर क्राइंग सन। अच्छा, लिटिल का मतलब तो बेटा जीरो होता है, जीरो होता है लिटिल एक्चुअली, तो यहाँ पे आना चाहिए अ लिटिल, इट शुड बी देयर वाज अ लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड शी गिव इट टू हर क्राइंग सन। सो अ लिटिल मतलब सम होता है, लिटिल बेसिकली जीरो को रेफर करता है, डिटर्मिनर से एडजेक्टिव में पढ़ा है, इसका मतलब जीरो होता है, राइट। तो जीरो मिल्क होगा तो वो थोड़ी देगी अपने रोते हुए बच्चे को, अ लिटिल होना चाहिए ना। अ लिटिल मतलब सम मतलब कुछ, पॉजिटिव सेंस, कुछ मिल्क था रेफ्रिजरेटर में जो उसने अपने रोते हुए बच्चे को दे दिया। 9th सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेंपल एवरी मॉर्निंग। ये है वो कॉन्सेप्ट, उसके फादर ने उसको कहा कि तुम डेली जो है हर सुबह जो है मंदिर जाया करो। तो जब मंदिर जाने को बोला जा रहा है तो ये तो प्राइमरी पर्पज है, तो द क्यों आएगा, टू गो टू टेम्पल होगा, द नहीं आया लिखा जाएगा क्योंकि प्राइमरी पर्पज की बात कर रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है सम पीपल से दैट हर हस्बैंड इज इन द जेल। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि उसका हस्बैंड जो है जेल में है और इसलिए वो अकेली रहती है। तो यहाँ पे बी पार्ट में होना चाहिए बेटा, इज इन, द क्यों आएगा यहाँ पे, प्राइमरी पर्पज की बात कर रहा है तो फिर यहाँ पे द नहीं लिखा जाएगा। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच, आज के सेशन में इतना रहेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के सेशन में आपने ये सारे यूजेस को उनको रिवाइज करना है, ए और एन और द, कौन कौन सी सिचुएशंस है जहां पे इसको लगता है, जो एक्सेप्शंस बताइए आपको। अच्छा, ओमिशन का भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे आर्टिकल को नहीं लिखा जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।